हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है सितंबर से लेकर मार्च 2021 तक, सितंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, उसमें हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा पार्ट पढ़ेंगे। और जो कल हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रमुख सूचकांक। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने ये कहा भी था कि जो सूचकांक की वीडियो है वो सर एक अलग से आप बना दीजिए। तो ये देखिए, ये जितनी भी वीडियोस चल रही है ये सब आधे आधे घंटे की लगभग आपकी बन रही है, वो हमें लग रहा है 1 घंटे से ज़्यादा की बनेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है। ठीक है, जो इंडेक्स हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहूँगा कि जो इंडेक्स वाली वीडियो है उसमें टाइमिंग सुबह 8 बजे मैं रखता हूँ, डेली सुबह 8 बजे और एक शाम को 8 बजे। ठीक है, 2 टाइम में वीडियो रखता हूँ। अगर आप लोग कहें, अगर आप लोग चाहें तो मैं उसको दोपहर में 2 बजे रख सकता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब खाली हों बिल्कुल तब उसको पढ़ें, जिससे उसके नोट्स अच्छे से बना सकें। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको 2 बजे कर दूंगा, नहीं तो फिर सुबह 8 बजे तो मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है, तो जैसा भी हो आप लोग हमें बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ठीक, हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में विस्तार रूप से यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 18 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। तो देखिए, एक क्वेश्चन सीधा सीधा बन रहा है। एक तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर पूछा जाए कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किसे दी गई है, तो उसे हैदराबाद को दी गई। ट्री सिटी की मान्यता पाने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है। इस उपलब्धि के बाद यह सम्मान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है, जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। ठीक है, 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता कार्यक्रम का दूसरा वर्ष है, जिसमें 63 देशों के 120 शहर शामिल हैं। इसमें अधिकांश शहर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हैं। इस वर्ष हैदराबाद ने दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह सम्मान अर्जित किया है। ठीक है, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या है? हैदराबाद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित, दूसरा पॉइंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया है। और कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन केरल और कर्नाटक में ईज ऑफ लिविंग में सुधार करेगी और दोनों राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों के खर्च को कम करेगी। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि सर पॉइंट वाइज ये वीडियोस आप लोग लाया करिए, मुझसे कहा था कि इसको लाया करिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही करवाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा कम समय है। अगर समय ज़्यादा होता हम लोगों के पास तो मैं इसके मतलब शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के आपको करवा सकता था, लेकिन अभी समय नहीं है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यह 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है, जिसकी परिवहन क्षमता 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है वो भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्षमता भी बाई चांस पूछ दी जा सकती है। इसके माध्यम से प्राकृतिक गैस को कोच्च के LNG रिगैसिफिकेशन टर्मिनल से मंगलूर ले जाया जाएगा। इस पाइपलाइन से मैंगलोर केमिकल एवं फर्टिलाइजर प्लांट को ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए 2 पॉइंट्स ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट है 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला। ठीक है, इसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6 राज्यों में 6 स्थानों पर हल्के मकान से जुड़ी लाइट परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये मेन इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये 6 शहर कौन से हैं, तो 6 शहर हैं इनमें। देखिए, और किसके तहत? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत तहत इंदौर मध्य प्रदेश का है जिला। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश। राजकोट है आपका गुजरात का। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। रांची झारखंड है। और त्रिपुरा, अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ उत्तर प्रदेश में परियोजनाएं चल रही हैं। तो ये 6 शहर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत इसमें रखा गया है। ठीक, लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निर्माण क्षेत्र में नए युग की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और सामग्रियों के सर्वोत्तम उपयोग का प्रदर्शन करेंगे। इसके प्रत्येक स्थान पर संबद्ध बुनियादी ढांचा सुविधाओं के साथ लगभग 1000 मकानों को शामिल किया गया है।
ठीक है। यह परियोजना पारंपरिक रूप से ईंट व कंक्रीट वाले निर्माण के मुकाबले कहीं अधिक तीव्र गति से रहने योग्य तैयार मकान वितरित करेगी। ठीक है, तो ईंट और कंक्रीट के। इसके बाद देखिए, महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान। ठीक है, तो महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान कौन सी है? देखिए, सभी महिला कॉकपिट चालक दल के साथ एयर इंडिया की सबसे लंबी सीधी मार्ग उड़ान 11 जनवरी 2021 को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। तो कहां से पहुंची है? सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। कप्तान कौन थी इसकी? जोया अग्रवाल द्वारा संचालित इस उड़ान के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को से 10 जनवरी उड़ान भरी गई तथा उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरते हुए लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी थी? 16,000 किलोमीटर। एयर इंडिया के 4 महिला पायलटों जोया अग्रवाल, पापा थनमई, आकांक्षा सोनावरे और शिवानी मनहास द्वारा बोइंग 777 से 200 लॉन्ग रेंज या एलआर, ठीक है, लॉन्ग रेंज वीटी लैग फ्लाइट का परिचालन किया। फिर अब यहाँ पे देखिए, PSLV C-51 द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। तो ये हम लोग शॉर्ट में देख चुके थे, अब यहाँ पर यहाँ विस्तृत रूप से है और काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसरो की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-51, ठीक है, द्वारा कुल 19 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो कितने का किया गया? 19 उपग्रहों का। इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण इसका पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। तो देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि इसरो की जो वाणिज्यिक इकाई है, पूछा जा सकता है कि वाणिज्यिक इकाई का नाम क्या है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और उसके द्वारा पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन कौन सा है? अमेजोनिया 1। ये कहाँ का है? ब्राजील का। ठीक। PSLV C-51 द्वारा अपने साथ ले जाए गए ब्राजील के सैटेलाइट अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। तो टोटल 19 है और अमेजोनिया के सहित 18 अन्य, मतलब 19 टोटल ले जाए गए। इसरो का 2021 में यह पहला प्रक्षेपण है। इस प्रक्षेपण की विशेष बात यह है कि इसके साथ भगवत गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई है। तो कौन सी चीज भेजी गई है? अंतरिक्ष में भगवत गीता भी भेजी गई। स्पेस किड्स इंडिया ने भगवत गीता को SD कार्ड में अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सतीश धवन के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अंकित है। तो किसकी तस्वीर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसरो की सफल प्रक्षेपण के साथ ही देश की ओर से प्रक्षेपित किए गए कुल विदेशी उपग्रहों की संख्या बढ़कर 342 हो गई तथा यह PSLV का 53वां प्रक्षेपण था। ठीक है। प्रक्षेपित उपग्रहों में युवा वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित सैटेलाइट सिंधु नेत्र भी शामिल है, जो हिंद महासागर के अलावा चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की निगरानी में सक्षम है। तो देखिए, जो युवा वैज्ञानिक है उनके द्वारा निर्मित सिंधु नेत्र, ये क्या है? जो क्या करता है? ये हिंद महासागर के अलावा चीन के साथ लद्दाख और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की निगरानी करने में सक्षम है। तो ये कौन सा है सैटेलाइट? कौन सा है? सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र अपनी तरह का ये पहला उपग्रह है जो महासागर क्षेत्र में सक्रिय युद्धपोत की भी पहचान कर लेगा। यह चीन से सटी 4000 किलोमीटर सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रख सकता है। इसे बेंगलुरु के PES विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है। ठीक है, किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया? PES विश्वविद्यालय। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। सिंधु नेत्र के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के रिसर्च सेंटर इमरत, ठीक है, तो DRDO का जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम है इमरत, ने 2.2 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था। यह उपग्रह इमेजिन के माध्यम से संदिग्ध जहाजों की पहचान करने में मदद करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिसर्च सेंटर इमरत की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। यह हैदराबाद में स्थित है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि इमरत की जो स्थापना है किसने की थी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। प्रक्षेपण के 17 मिनट बाद अमेजोनिया 1 को अंतरिक्ष की प्राथमिक कक्षा में पहुंचा दिया गया। उसके 1.5 घंटे बाद चेन्नई के स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सहित अन्य उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने पहली बार ब्राजील के किसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। 637 किलो वजनी अमेजोनिया 1 सैटेलाइट अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और कृषि विश्लेषण करेगा। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का है। नेक्स्ट है, अमेजोनिया के अलावा अंतरिक्ष में भेजे गए 18 अन्य उपग्रहों में से एक स्पेस
किड्स इंडिया का 3 सैटेलाइट भारतीय अकादमिक संस्थानों के, जबकि 14 इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से हैं। इसमें 13 सैटेलाइट अमेरिका के हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपको संख्या आपको बता दी गई किसमें कितने हैं। छात्रों द्वारा निर्मित 5 उपग्रहों में से एसडी सैट का उद्देश्य विकिरण का अध्ययन करना आदि है। यूनिटी सैट्स 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के संग जिसमें श्री पेरम्बदूर में स्थित जेपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेआईटी सैट, जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, जीएचआर, सीई सैट और श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, श्री शक्ति सैट शामिल हैं, के द्वारा निर्मित उपग्रह हैं जो रेडियो रिले सेवा प्रदान करने के लिए निर्मित है। सतीश धवन सैट नैनो सैटेलाइट है जिसका उद्देश्य रेडिएशन स्तर और लंबी दूरी के संचार प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करना है। आगे हम स्पेस किड्स इंडिया के सतीश धवन सैट में सिक्योर्ड डिजिटल कार्ड फॉर्मेट में गीता रखी गई है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण के लिए प्रति एकजुटता और सम्मान दर्शाने के लिए एसडी सैट के ऊपरी हिस्से पर उनकी तस्वीर अंकित की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब देखिए नया पॉइंट यहाँ पर है, इसमें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की विश्व विरासत शहर सूची में शामिल है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को देखिए किन 2 शहरों में विश्व विरासत सूची में इस बार रखा गया है। ग्वालियर और ओरछा, ये दोनों आप लोग सीधे यही नोट कर सकते हैं कि इस बार यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2 शहर कौन से सम्मिलित किए गए, ग्वालियर और ओरछा। अब देखिए यूनेस्को अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व विरासत शहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया है। इन्हें शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 40। ये भी आपको नोट कर लेना है। इस संबंध में यूनेस्को की टीम इसी वर्ष 2021 राज्य का दौरा कर ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप सिफारिश के तहत उसके विकास और संरक्षण के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस सूची में शामिल होने के बाद यूनेस्को राज्य के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर ग्वालियर और ओरछा के पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित और परिष्कृत करने का काम करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ग्वालियर के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर गुर्जर प्रतिहार राजवंश तोमर बघेल कछवाहों और सिंधिया द्वारा शासित रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा राजवंश ग्वालियर से संबंधित है, तो कोई एक दिया जा सकता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है, तोमर बघेल कछवाहे और सिंधिया द्वारा शासित रहा है। उसके द्वारा बनाए गए स्मारक किले और महल यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। ग्वालियर अपने महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसमें जटिल नक्काशीदार सास बहू का मंदिर भी शामिल है। क्वेश्चन ये है, सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो ग्वालियर में है। इसके अलावा सूर्य मंदिर, जयविलास पैलेस, तानसेन का स्मारक, गुजरी महल पैलेस आदि कहाँ है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए ये चीजें कहाँ है। अब ओरछा के बारे में, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेलखंड राजवंश की 16वीं शताब्दी की राजधानी थी। किसकी, पूर्ववर्ती बुंदेल राजवंश की। कई मंदिर और महल यहाँ स्थित हैं, जैसे ओरछा राजमहल, जहांगीर महल, रामराजा मंदिर, राय प्रमीण महल आदि। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये प्रसिद्ध हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, कार्बेट विश्व का दूसरा सबसे श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व। ठीक है, विश्व का, बहुत बड़ी बात है ये। हाल ही में कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से एक और उपलब्धि जुड़ गई है। ठीक है, तो टॉपिक आप लोग ऊपर लिख लिया करें, कार्बेट नेशनल पार्क, और उसके बारे में लिख लिया आगे, इस तरीके से अपने नोट्स बनाइए। और उपलब्धि जुड़ गई है, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की टीम ने वन्य जीवों की सुरक्षा, संख्या, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था करने पर कार्बेट टाइगर रिजर्व को पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक, 4 फरवरी 2021 जारी सूची में तंजानिया सीरेगेंटी नेशनल पार्क को पहला स्थान। तो पहला स्थान किसको मिला, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि विश्व से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय भी हम लोगों से पूछा जाएगा जो हमारी परीक्षा होगी जूनियर शिक्षक भर्ती की। ठीक है, कुछ माह पहले विश्व स्तर की गठित विशेषज्ञों की टीमों ने कार्बेट का भ्रमण कर व्यवस्थाएं जांची थी। यहाँ वन्यजीवों की सुरक्षा, ग्रासलैंड, वन्यजीवों की संख्या, पार्क की सुंदरता, वनस्पतियों की प्रजाति आदि का अध्ययन हुआ है।
अध्ययन के आधार पर जारी सूची में तंजानिया नेशनल पार्क को पहला स्थान दिया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहली बार दूसरे नंबर पर जगह मिली है। देश में कॉर्बेट पार्क एकमात्र पार्क है जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित ग्लोबल टीम हर साल यह लिस्ट जारी करती है। ठीक, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। टाइम पत्रिका की उभरते 100 नेताओं की सूची में 5 भारतवंशी व भारतीय कार्यकर्ता। ठीक है, तो 100 में से 5 कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, उभरते हुए 100 नेताओं। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा 17 फरवरी 2021 को जारी 2021 टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 श्रृंखला का विस्तार है। इस उभरते हुए नेतृत्वकर्ताओं इमर्जिंग लीडर की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता व 5 भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई। एक भारतीय कार्यकर्ता और 5 भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई, जिसमें ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और ट्विटर के शीर्ष वकील विजया गड्डे भी शामिल है। टाइम 100 के संपादकीय निदेशक डैन मैक्साई ने कहा, इस सूची में शामिल हर कोई इतिहास बनाने को तैयार है, जबकि कई पहले ही इतिहास बना चुके हैं। ठीक, भारतीय मूल की अन्य हस्तियों में इंस्टाकार्ट की संस्थापक और सीईओ अपूर्व मेहता और गैर लाभकारी गेट अप पीपीआई की कार्यकारी निदेशक शिखा गुप्ता और गैर लाभकारी अपसोल्व के रोहन पवलुरी शामिल हैं। इस सूची में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी स्थान मिला है। ठीक है, अब देखिए इनके सभी के बारे में। टाइम पत्रिका में भारतीय उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक के बारे में कहा गया है कि वे करीब 1 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार में गुमनाम कनिष्ठ मंत्री रहे, लेकिन पिछले साल उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। ठीक है, आप सबके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया। वे जल्द ही कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार का उदारवादी चेहरा बन गए। सुनक ने ऑक्सफोर्ड से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। तो ये देखिए ऋषि सुनक कौन है? उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद हैं और ब्रिटिश सरकार में मंत्री हैं। ठीक है, ये दोनों बातें भी आपको पता होनी चाहिए। 34 वर्षीय अपूर्व मेहता को महामारी में राशन खरीदने में मदद के लिए बेहतर कोशिश करने वाला बताया गया। अपूर्व का जन्म भारत में हुआ है। 2008 में उन्होंने वाटरलू विश्वविद्यालय से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की है। एक डिजाइन इंजीनियरिंग के रूप में काम किया। संक्षिप्त अवधि के लिए इस्पात कारखाने में भी काम किया है। ऑन डिमांड ऑनलाइन किराने की दुकान इंस्टाकार्ट के सीईओ हैं। तो इंस्टाकार्ट के सीईओ कौन है? अपूर्व मेहता। ठीक, या अपूर्व मेहता क्या है? तो वो इंस्टाकार्ट के सीईओ हैं। अब विजया गड्डे के बारे में देख लेते हैं। विजया गड्डे ट्विटर के शक्तिशाली अधिकारी जिन्होंने सीईओ जैक डोर्सी को कैपिटल हिंसा के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का खाता निलंबित करने की सूचना दी। हैदराबाद में जन्मी 45 वर्षीय गड्डे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की कानूनी नीति हेड हैं। वह ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी की भी हेड हैं। गड्डे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल के न्यासी बोर्ड और वैश्विक मानवीय सहायता और विकास संगठन मर्सी कॉर्प्स के निदेशक मंडल में भी रह चुकी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से ज्यूरिक डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की है। इससे पहले उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था। वह बचपन में अपने माता पिता के साथ अमेरिका आ गई थी और उनका अधिकतर बचपन टेक्सास और न्यू जर्सी में बीता है। अब देखिए शिखा गुप्ता के बारे में। शिखा और उनकी टीम ने व्हाइट हाउस में नेतृत्व शून्यता के वक्त स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट की बढ़ती मांग को पूरा किया है। और रोहन पवलुरी के बारे में देख लेते हैं। इनका योगदान निःशुल्क ऑनलाइन टूल को लेकर है, जो यूजरों को खुद से जरूरी फॉर्म भरने में मदद करता है। टाइम ने इनकी प्रशंसा की है। अब देखिए चंद्रशेखर भीम आर्मी के जो है। ठीक है, टाइम पत्रिका में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद 34 वर्षीय हैं के बारे में कहा गया है कि वह दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं और वे आक्रामक भी हैं। वह बाइकों पर जाति आधारित हिंसा के शिकार लोगों की रक्षा करने के लिए गाँव में जाते हैं और भेदभाव विरोधी उत्तेजक प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए आज का लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और कल जो है, कल का जो हमारा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक तरीके से मैराथन क्लास होगी एक तरीके से। ठीक है, जो आपकी सूचकांक मतलब इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है उससे संबंधित होगी। और मैंने आप लोगों से पूछा है, वैसे तो मैं सुबह एक सुबह 8 बजे देता हूँ वीडियो और एक शाम को 8 बजे करंट अफेयर की। अगर आप लोग कहें तो सुबह वाली जो वीडियो है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो दोपहर में 2 बजे मैं कर दूं, जिससे आप लोग जब फ्री हो तब उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके नोट्स आप बना सके। ठीक है, तो जैसा हो आप लोग बताइएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। ओएनजीसी लद्दाख में करेगी भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना। तो भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित किया जाएगा। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जियोथर्मल
फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाने वाली यह परियोजना 3 चरणों में लागू होगी और इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। इस परियोजना हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र के बीच 8 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है, पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता पैदा की जाएगी। इसके लिए ओएनजीसी ओईसी द्वारा 500 मीटर की गहराई के भीतर तक खोज की जाएगी और 10 पड़ोसी गांवों को 24 घंटे निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। दूसरे चरण में पर्याप्त संख्या में कुओं की ड्रिलिंग करके लद्दाख में एक उच्च क्षमता वाले डेमो प्लांट स्थापित करके भूतापीय जलाशयों के गहरे और पार्श्व अन्वेषण के लिए प्रस्तावित किया गया है। तीसरे चरण में संयुक्त उद्यमों और वाणिज्यिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना है। पुगा एक ऐसा स्थान है जिसमें 100 मेगावाट से अधिक की भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी कम समय की है और इसमें सिर्फ 20 मिनट की आपकी ये वीडियो बनी है, और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को कराया जाए, तो मेरे हिसाब से तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब ऐसा करंट में नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पॉइंट आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो समय कम है, मैंने यहाँ पर देखिए आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 15 दिन के अंदर मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब जुलाई से पहले ही, 1 जुलाई आपकी नहीं लगने दूंगा, मतलब 15 दिन के अंदर ही इसको कंप्लीट करा दूंगा। तब आप लोग इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिससे हमें पता चलता रहता है कि कहाँ पर हम सही चल रहे हैं और कहाँ पर हम लोग गलत थोड़ा सा चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।